नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में जैसा कि आप पढ़ चुके थे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में आप पढ़ चुके थे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। आज हमें पढ़ना है चौथी पंचवर्षीय योजना। और इससे पहले भी आप योजना अवकाश काल भी पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना योजना चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समयावधि क्या है? 1969 से 1974। कौन सी पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं हम लोग? चौथी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में हम लोग एक एक बिंदु देखेंगे। पहला क्या है, इसकी उद्देश्य क्या था या प्राथमिकता। प्राथमिकता तो प्राथमिकता जो था इसका, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करना ये था। और उसके बाद होता है, ये जो होता है चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप, तो इसकी प्रारूप किसने तैयार किया था? योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल। योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल ने प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किए थे। देखिए पहला क्या पढ़े, इसकी प्राथमिकता क्या थी? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। दूसरा, प्रारूप किसने तैयार किया? तो D.R. गाडगिल ने किया था। ये कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। और आप देखेंगे इसी पंचवर्षीय योजना में जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया। जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, इसी पंचवर्षीय योजना 1974 में भूमिगत परुमाण परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या था परुमाण परीक्षण का? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय थी? चौथी। इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। यह क्वेश्चन पूछेगा भारत में वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो किसने किया? D.R. गाडगिल। और इसी में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका नाम है DAPA, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। और इसी में जो था आपका, इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत। आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरुआत की गई? तो कौन सी थी? चौथी। स्माइलिंग बुद्धा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन पूछेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस
पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? डी आर गाडगिल ने किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। हम लोग पढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या पढ़ना है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आप देखिए कब से कब तक था वो? 1969 से 1974 तक आपका चौथी पंचवर्षीय तो चौथी पंचवर्षीय योजना था। 1969 से 1974 से। तो ये कब से होगा? तो 1974 से शुरू होगा, 1974 से 1979 तक, 1979 तक, 1974 से 1979 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना है? आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 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 क्या था इसका? इसका नोट करेंगे। गरीबी उन्मूलन के साथ, गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक विकास करना। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता करना। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। पहला क्वेश्चन पूछेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला है, देखिए ये पंचवर्षीय योजना कब से चलती है? 1974 से 1989 तक लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 1978 में जो होता है जनता सरकार आती है। जनता सरकार, जनता सरकार क्या करती है? इस पंचवर्षीय योजना को बंद करती है। 1978 में जनता सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब बताइए, जब इसका समयावधि कितना था? 1989 था। बंद कब किया गया? 1978 में। तो यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की रहती है। इसी कारण चौथी पंचवर्षीय योजना, इसी कारण पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल की होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसकी समय अवधि 4 साल थी? तो कौन थी? आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। क्यों थी? जनता सरकार सत्ता में आती है और क्या करती है? 1 साल पहले ही इस स्कीम को बंद कर देती है। इस कारण इस पंचवर्षीय योजना का समयावधि 4 साल हो जाता है। अब बताइए पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल क्या था इसका? पी धर मॉडल था इसका। डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अगला देखेंगे 1974 ईस्वी में 1974 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया जाता है। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। और इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की
स्थापना की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है। और इसी में जो होता है 1977 जो होता है आपका 77 में 1977 से 1978 के मध्य जो होता है वो 1978 के मध्य राजस्थान में अंत्योदय योजना की शुरुआत की जाती है। योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा उसको डिस्कस करें, फिर इसको स्किप कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो किस में की गई? 5वीं में। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। अब क्वेश्चन पूछेगा भारत के किस राज्य में पहली बार अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो कहाँ किया गया? राजस्थान में। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपका कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कौन सा मॉडल था? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और आप बताइए पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि कितनी थी? तो 4 साल था। क्यों था? 1978 में जनता सरकार आती है, इसे समाप्त कर देती है, इस कारण इसकी अवधि कितनी वर्ष होती है? 4 वर्ष होती है। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि स्वरोजगार का विकास करना। अगला हम लोग पढ़ते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हम लोग पढ़ते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा है? 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1980 से 1985। 1980 से 1985। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी शुरुआत 2 सरकारों के द्वारा किया गया? तो यही पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। इसमें 2 सरकारों ने शुरुआत किया था। देखिएगा इसमें पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत जनता सरकार द्वारा तथा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई। कांग्रेस सरकार द्वारा की गई। अब क्वेश्चन पूछेगा कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसकी शुरुआत कांग्रेस एवं जनता सरकार द्वारा की गई? तो कौन सी थी? आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। देखिए, और इसी में आपका जनता सरकार द्वारा की गई। और इसी में आपका जो होता है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना जो होता है, इसी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा 6वीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की कैलोरी 2400 प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र की कैलोरी 2100 प्रतिदिन निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में
ग्रामीण क्षेत्र की कैलोरी 2400 तथा शहरी क्षेत्र की कैलोरी 2100 निर्धारित की गई, तो कौन सी थी वो? आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में आपका जो होता है 12 जुलाई 1982, इसी पंचवर्षीय में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। नाबार्ड की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। स्थापना की जाती है। अभी हम लोग नाबार्ड को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक बिंदु और इसमें पढ़ना है। और 1982 में ही इसमें 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना की जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसको कहते हैं, एक्जिम बैंक की स्थापना की जाती है। स्थापना की जाती है। देखिए, नाबार्ड के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई, तो कब किया गया? छठवीं पंचवर्षीय में कब किया गया? 12 जुलाई 1982 को। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र की कैलोरी 2400 प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र का 2100 प्रतिदिन निर्धारण किस पंचवर्षीय योजना में किया? तो किसने किया? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं नाबार्ड। नाबार्ड, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। और आगे पढ़ते हैं नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर पढ़ते हैं नाबार्ड। देखिए, नाबार्ड जो होता है, नाबार्ड नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कैसे याद करेंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एक एक पॉइंट पढ़ा जाए। स्थापना कब होता है इसका? स्थापना कब होता है? 12 जुलाई 1982। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई। अब कार्य क्या होता है? यह लंबे या दीर्घकालीन लोन देता है। यह दीर्घ अवधि के लिए दीर्घ अवधि के लिए कृषि क्षेत्र में लोन देता है। लोन या ऋण देता है। कितने वर्ष के लिए? 10 से 15 वर्ष के लिए। 10 से 15 वर्ष के लिए। 10 से 15 वर्ष के लिए। आप बताइए, नाबार्ड राशि प्राप्त कहां से करता है? तो नाबार्ड नाबार्ड की राशि किससे किससे प्राप्त करता है? ये पहला प्राप्त करता है आपका भारत सरकार से, विश्व बैंक से और उसके बाद आपका अन्य वित्तीय संस्थाओं से। क्वेश्चन पूछेगा कृषि के विकास के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और ये कितने वर्ष के लिए लोन देता है? ये देता है 10 से 15 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको।
उद्देश्य लिख लीजिएगा, इसका उद्देश्य यहाँ पे लिख लीजिए, उद्देश्य। उद्देश्य उद्देश्य क्या होता है ये? कृषि में कृषि में उत्पादन गतिविधियों गतिविधियों के विकास के लिए ऋण मुहैया कराता है। ऋण मुहैया कराता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? कृषि के विकास के लिए ऋण मुहैया कराता है। स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कितने समय के लिए ऋण देता है? 10 से 15 वर्ष के लिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समयावधि कितना होगा? 1985 से 1990। 1985 से 1990। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य आधुनिकीकरण के साथ, आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है कि जो नए तकनीकी आती है, इसी समय आपका जो होता है 1985 के समय में कंप्यूटर और डिफेंस क्षेत्र में ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। आधुनिकीकरण के साथ आत्मनिर्भरता, इसी समय आप देखेंगे कंप्यूटर जब आता है तो बहुत ज्यादा विरोध होता है जनता के द्वारा। आधुनिकीकरण के साथ आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय एवं सामाजिक न्याय न्याय क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय करना। आप अगला बताइए, इसमें जो होता है अगला पॉइंट क्या होता है? तो 1986 में डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट सुविधा की शुरुआत की गई। आप देखेंगे जब किसी को लेटर भेजना होता तो पहले मतलब कई दिन लग जाता था आने जाने में। तो सरकार ने 1986 में क्या किया? एक स्पेशल प्रोविजन किया कि जो डाक विभाग ना, इसके लिए स्पीड पोस्ट भेजा जाएगा। मतलब 24 घंटे में या 72 घंटे में जो होता आपका लेटर आपके गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई? तो कब किया गया आपका? 1986 में। किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी समय 1988 में जो होता है सेबी की स्थापना की जाती है। सेबी की, अभी इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। फुल फॉर्म क्या होता है सेबी का? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। और इसी में जो होता है आपका 1989 में जवाहर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1989 में जवाहर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना की गई थी? और क्वेश्चन पूछेगा जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? अगला क्वेश्चन पूछेगा स्पीड पोस्ट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? कब हुई? तो 1986 में आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, हमको पढ़ना है सेबी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेबी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसकी स्थापना जो होता है आपका 12 अप्रैल 1988 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में। मुख्य कार्य क्या है इसका? सेबी का मुख्य कार्य है जो होता है आपका स्टॉक मार्केट होता है उसको ये रेगुलेट करती है। हम लोग पढ़ते हैं सेबी।
क्या पढ़ना है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पढ़ने का फार्मूला क्या होगा? वही पुराना वाला नियम। पहला पड़ जाएगा स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल 1988। किस पंचवर्षीय योजना में? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्या है? मुख्यालय या हेडक्वार्टर। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई। उद्देश्य शेयर मार्केट को नियंत्रण करना। शेयर मार्केट को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना भी एसएससी जीडी का भी पेपर चल रहा ना, जरूर एक क्वेश्चन आपको जो है पंचवर्षीय योजना से आएगा, और जितना भी एग्जाम मतलब होता है उसमें पंचवर्षीय योजना अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं नहीं पढ़ेंगे, हमको भी पढ़ना है वार्षिक पंचवर्षीय योजना, क्योंकि आप देखिएगा जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 1990 तक चलता है। इसको पहले मिटा दें, फिर आपको समझाते हैं। आप देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना होती है? तो 1985 से 1990 होता है। लेकिन आप देखेंगे 1990 के करीब में हमारे यहाँ आर्थिक संकट आ जाता है। उसी समय जो होता है 1990 के करीब में, तो पंचवर्षीय योजना को रोक दिया जाता है। उस समय जो होता है वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जाती है। तो आप हेडिंग डालेंगे वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं। वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं कितने समय था ये? 1990 से 1992। देखिए, जब आपका 1990 के करीब में आएंगे तो आप सुने होंगे आर्थिक संकट आ जाता है। उस समय हमारे वित्त मंत्री होते हैं जो है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब उसी समय भारत में जो होता है 1991 में आर्थिक इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है। जो रिफॉर्म होता है उसमें 3 स्टेप उठाए जाते हैं: वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। और इसी में जो होता है वार्षिक योजना में सिडबी की स्थापना की जाती है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सिडबी। सिडबी पहला पॉइंट है सिडबी। सिडबी 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 की स्थापना की जाती है 1990 में। लेकिन आपको इसका यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं डिटेल में। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, इसको लिखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको मैं एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्थापना कब होता है? स्थापना कब होता है? 1990 में। क्वेश्चन पूछेगा इसकी स्थापना कब की गई? 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? लखनऊ। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। कार्य क्या इसका है? कार्य छोटे स्तर के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देना। छोटे स्तर के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण मुहैया कराना, ऋण देना। पहला पॉइंट क्या था? वार्षिक योजना में सिडबी की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट जो है कब की गई? 1990 में।
दूसरा पॉइंट है 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किया गया। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किया गया। और आर्थिक सुधार जब किया था, इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक सुधार कब किया गया, तो 1991 में किया। कौन कौन शब्द जोड़ेंगे? 3 शब्द। तो पहला था वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। दूसरा होता है निजीकरण, निजीकरण। तीसरा आपका होता है वैश्वीकरण, निजीकरण, और एक आपका होता है उदारीकरण। अब इन तीनों का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। वैश्वीकरण का मतलब होता है, देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपका एक देश है जो होता है, ये आपका एक देश जो है उत्तरी अमेरिका है, और ये जो है भारत है। ये 2 देश हैं। 1990 के पहले क्या नियम था? हम लोग पहला देखते हैं वैश्वीकरण। 1990 के पहले नियम क्या था? अगर कोई कंपनी, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना ब्रांच खोलना चाहती है, तो उसको बहुत सारे जो होता है नियम फॉलो करना पड़ता था, बहुत ज्यादा हार्ड था, यानी कंपनियां अपना ब्रांच नहीं खोल सकती थी। तो इस वजह से जब आर्थिक संकट आया, तो उसमें क्या किया गया, 1991 में आर्थिक सुधार किया गया, और जो वैश्वीकरण है उसमें नियम बनाया गया कि दूसरे देश की कंपनियां आके भारत में खोल सकती हैं। जैसे आप देखेंगे एडिडास हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे सैमसंग हो गया। सैमसंग का जूता भी नोएडा में खोला गया है आपका। उसके बाद आप देखेंगे जो पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, ये जो विदेशी कंपनियां किसके थ्रू आई हैं? वैश्वीकरण के थ्रू आई हैं। मतलब भारत भी दूसरे देश में बेच सकता है, और दूसरा देश भी भारत में अपने कंपनी के कंपनी को खोल सकता है। समझ गए? पहला पहला क्या? वैश्वीकरण। मतलब विदेश वाले जो है भारत में आएंगे, और भारत वाले भी विदेश में जाएंगे, डब्ल्यूटीओ के प्रावधान के अनुसार। अगला होता है निजीकरण। आप देखेंगे निजीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है, एनआरआई कह लेते हैं, एनआरआई, या कोई कंपनी है, भारत में जो होता है रोड बनाना है। अब भारत के पास पैसा नहीं है, या भारत में कोई पूंजीपति है उसके पास पैसा है, मान लीजिए भारत में जो है टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया आपका, ये लोग क्या करेंगे, अगर चाहे तो सरकार के माध्यम से, सरकार के सहयोग से, या सरकार के माध्यम से जो होता है रोड का विकास कर सकते हैं, और रोड का विकास करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। निजीकरण का मतलब है कि आपका प्राइवेट व्यक्ति भी सरकारी में, मतलब जो सरकार के नियम होते हैं या सरकार के जो विकास होते हैं उसमें योगदान कर सकता है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको सरल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले नियम ये था कि भारत में अगर मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका की जो, ये आपका अमेरिका है, अगर अमेरिका की कंपनी भारत में जाती है, तो इतने सारे नियम थे कि मतलब उसको डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराना, फिर अलग अलग मंत्रालय से परमिशन लेना, इसी में उसका पूरा टाइम बर्बाद हो जाता था। तो क्या किया गया, इसके लिए नियम सरल कर दिया गया कि आप एक काम कीजिए, आपको ऐसा नहीं है कि आप कंपनी खोल रहे हैं तो अलग से, जैसे मान लीजिए किसी को जमीन का परमिशन लेना है तो जमीन के अलग से, वाटर के अलग से, बिजली के लिए अलग से, अलग अलग जब परमिशन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक विंडो बना दिया कि आपको एक ही जगह सारे परमिशन मिल जाएंगे। उदारीकरण का मतलब होता है नियम को सरल कर देना। निजीकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को आने देना। जैसे आप देखेंगे तेजस आ गया आपका, तेजस जो है अभी आ गया, और आप देखेंगे टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। और वैश्वीकरण का मतलब होता है विदेशी कंपनियां भी आ जाएंगी, जैसे विस्तारा कंपनी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 8 तक आप पढ़ चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। नहीं, 9वीं कैसे पढ़ेंगे अभी? 8वीं पढ़ना पड़ेगा ना, 8वीं, 9वीं नहीं पढ़ेंगे, 8वीं पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, 9वीं बता दी थी, लेकिन 8वीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1990 से 1992 तक जो था आपका
वार्षिक योजना थी। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से चलेगी? अभी आप लोग 7वीं पढ़े थे, 7वीं कब से था? 1985 से 1990, और उसी बीच में क्या आ गया? वार्षिक योजना है। तो ये कब से शुरू होगा? 1992 से 1997। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इससे पहले क्या पढ़े? वार्षिक योजना है। उससे पहले आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो किस पे आधारित था? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित था। कौन से मॉडल पे आधारित था? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। ये क्वेश्चन पूछेगा आपके कि आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो किस मॉडल पे आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य मानव विकास को बढ़ावा देना, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास। ये मानव संसाधन विकास क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ जो जनसंख्या है उसको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह का स्किल देना। जैसे आपका देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया है, उसमें अलग अलग स्किल दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो होता है आपको अलग अलग सेक्टर की चीजें, ताकि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उसका प्रयोग अच्छी तरह किया जाए। इसी वजह से भारत जो है दुनिया में जो जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं बहुत आगे हैं। जब आदमी जो मानव के विकास पे ध्यान दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक बार पूछा था कि भारत किस पंचवर्षीय योजना में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना? तो जो होता है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। तो अगला पॉइंट क्या है? 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन इसको ब्रैकेट में क्या कहते हैं? डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत किस पंचवर्षीय योजना में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना? तो कौन सा होगा? आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा। ऐसे में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसी पंचवर्षीय योजना में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, या किस पंचवर्षीय योजना में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना? तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो किस में की गई? आपकी 8वीं पंचवर्षीय किस मॉडल पे आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित थी। अगले हम पढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। समय देख लीजिएगा कब से है? 1992 से 1997। अब 9वीं कब आएगा? यहाँ पे अगर 9वीं कर दिया जाए, 9वीं का क्या होगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना तो 1997 यहाँ कर देंगे। 1997 या 5 कितना होता है? 2002। एक एक मिटा देते हैं इसको। 9वीं पंचवर्षीय योजना बहुत खास नहीं है, बस एक पॉइंट पढ़ना उसमें, उसका उद्देश्य क्या था। इसका प्राथमिकता क्या थी 9वीं पंचवर्षीय योजना की? बस एक ही पढ़ना है, प्राथमिकता। इसमें प्राथमिकता थी न्यायपूर्ण वितरण के साथ सामाजिक न्यायपूर्ण वितरण के
साथ के साथ विकास, विकास इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग आगे पढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, 10वीं पंचवर्षीय में कुछ खास प्रोग्राम नहीं थे, तो इस वजह से ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक रिफॉर्म हो चुके थे 1991 में। तो हम लोग पढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना तो कब से होगा, कितना था वो, 2002 से 2007। इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना, बस एक दो पॉइंट पढ़ना है। पहला उद्देश्य क्या था, देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना। देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना। देश में गरीबी एवं बेरोजगारी का उन्मूलन, बेरोजगारी का उन्मूलन, उन्मूलन उन्मूलन में होता है कमी करना। और इसी में जो होता है 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि अगले 10 वर्ष में किसानों की आय जो होता है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी की जाएगी। सॉरी, किसानों का बोल दिए। इसमें कहा गया था कि अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी की जाएगी। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अगले 10 वर्ष में, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी, दोगुनी की जाएगी, की जाएगी या दोगुनी, दोगुनी की जाएगी, दोगुनी लक्ष्य रखा गया, की जाने की लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया। ये 2021 में जब एसएससी जीडी का पेपर चला तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो कौन सी थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था, देश में गरीबी एवं बेरोजगारी का उन्मूलन। बस इतना हो गया। हम लोग पढ़ते हैं आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें ज्यादा कोई टारगेट नहीं थे, ना तो ज्यादा लक्ष्य थे, इसी वजह से ज्यादा नहीं पढ़ना है कि फालतू के नोट्स में बहुत सारे पॉइंट लिख दिए जाए, फिर बाद में पढ़ने में बोरिंग हो। कुछ चीज़ों को हम लोग स्किप कर देते हैं, ये नहीं कि पूरा चीज पढ़ा जाए। अगला लिंक डालिए आप लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। कितना होगा, 2007 से कितना होगा 12, 2007 से 2012। इसमें क्या होगा, अब बताइए। हम लोग आ गए जो होता है 2012 में आ गए। 2012 में क्या होता है, जब विकास होता है तो उसी समय जो होता है विनाश भी होते हैं। विनाश का मतलब होता है कि नेचुरल चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना या बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। तो इसी समय एक कंसेप्ट आता है आपका समावेशी विकास। तो तीव्रतम विकास कीजिए लेकिन समावेशी विकास कीजिए। तो उद्देश्य क्या होता है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। लिखिए उद्देश्य, पहला पॉइंट, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, समावेशी विकास। ठीक है, विकास। और इसे समझ होता है जीडीपी, जीडीपी के वृद्धि में 9% लक्ष्य रखा जाता है, लक्ष्य रखा जाता है। अब आपके कंसेप्ट हो गए जीडीपी क्या है। अभी समझाते हैं जीडीपी क्या होता है थोड़ा। जीडीपी आपको, जीडीपी, जीडीपी के वृद्धि में 9% का लक्ष्य रखा जाता है। ये जीडीपी क्या होता है अभी आपको बताते हैं जीडीपी होता क्या है, और जीडीपी के लक्ष्य को कैसे, ये 9% जो होता है ये क्या है, इसको भी अभी समझा देते हैं आपको। और एक बार क्वेश्चन पूछा था आपके किसी एग्जाम में कि सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। मतलब जो सर्विस सेक्टर है ये किस पंचवर्षीय योजना में बहुत ज्यादा वृद्धि की। तो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ। तो लिखेंगे सामाजिक
सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, आपका 11वीं हो गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में तो योजना को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हम लोग पहले समझ लेते हैं जीडीपी, यहाँ समझ लेते हैं, और वृद्धि क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसे मिटाएं। देखिए, एक बार होता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद कैसे समझेंगे? इसके लिए एक आसान तरीका है। देखिए, जीडीपी का मतलब जो होता है, भारत में एक वर्ष में जितने वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, उसका अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। कैसे? देखिए, पहले जीडीपी के लिए एक सीमा होना चाहिए। तो भारत, बताइए, भारत का क्षेत्रफल है कि नहीं है? क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक क्षेत्रफल है। अब बताइए, भारत का एक फाइनेंशियल ईयर होगा कि नहीं होगा? तो एक फाइनेंशियल ईयर में तो इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले समझ लेते हैं। भारत के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। और वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। भारत अगर बाहर रहेगा तो क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए, अब जो भारत के सीमा के अंदर है, इनके द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। लेकिन एक बात है, अगर भारत का आदमी अमेरिका चला गया, वो किस में शामिल होगा? तो उसको शामिल करते हैं जीएनपी में। जीएनपी में जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। अगर आपसे कहते हैं कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब होता है, पहले बात समझिए इसको, जीडीपी में वृद्धि अगर हो रहा है, जीडीपी में वृद्धि, इसका क्या होता है? जीडीपी में वृद्धि। अब ये भारत है। भारत में एक शादियों का मौसम चलता है जिसको लगन कहते हैं। अगर मान लीजिए अभी आप देखेंगे, आज आपका 15 तारीख है, 15 तारीख के बाद खरमास जो खत्म हो जाता है, तो इसमें क्या होगा? शादियां शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए भारत की जनसंख्या जो है, कल्पना करते हैं 100 है, 100 है, और 100 में जो होता है, ये 15 तारीख से पहले की है, लेकिन 15 तारीख के बाद शादी की क्रियाएं जो होती हैं या शादी का जो मौसम होता है प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे बताइए, अगर 50 लोगों की शादी पड़ गया, 50 लोगों के यहाँ शादी पड़ गया, तो शादी में क्या होता है? अलग अलग चीजों का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ बारात अगर आएगी, तो उसके लिए खाने का प्रबंधन चाहिए, फिर फर्नीचर का चाहिए, और दहेज प्रथा में जो होता है आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो ये बताइए, अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए ये आपका है होंडा कंपनी। होंडा कंपनी, अगर होंडा कंपनी पहले पहले जो होता है, पहले मतलब 14 तारीख के पहले जो होता है, 50 कार बना रही थी, सॉरी 50, हाँ 50 कार बना रही थी। तो 50 कार बनाने में क्या होता था? ये मतलब दे देती थी, जनता को बेच देती थी। लेकिन अब शादी पड़ गया, शादी में दहेज भी देना है, तो मान लीजिए शादी में 50 लोग और कार मांगे, 50 तो जनता खरीदती, अब 50 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 100 कार हो गया। तो 100 का प्रोडक्शन करेगा। जब 100 का प्रोडक्शन करेगा तो इसके लिए लोहा चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए बताइए कारीगर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या होगा? अलग अलग क्षेत्रों से इसके पास चीजें आएंगी। कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? होंडा कंपनी। होंडा कंपनी को लोहा कहाँ से आएगा? आपका लोहा आएगा तभी तो कार बनेगा। उसके बाद कोयला आएगा, अलग अलग सेक्टर से आएगी। बिजली कहीं से आएगा, तो कहीं से प्लास्टिक आएगा, कहीं से अलग आएगा। तो सारी चीजों का मांग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो लोगों के पास क्या होता है? रोजगार मिलते हैं। जब रोजगार मिलता है तो लोग क्या होता है? इनकम आता है, तो उसे कहते हैं जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि का मतलब होता है कि देश में संसाधनों की मांग बढ़ जाना। इसका और अच्छा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप एक चीज समझिए, दिवाली के समय, दिवाली के समय क्या होता है? लोग कपड़ा ज्यादा खरीदते हैं पहनने के लिए, न्यू कपड़े चाहिए। तो न्यू कपड़े के लिए क्या चाहिए उनको? कपड़ा लाने के लिए क्या चाहिए? अब अलग अलग क्षेत्र चाहिए। टेक्सटाइल क्षेत्र में क्या होता है? कपड़े के उत्पादन मांग बढ़ेगा। कपड़े के उत्पादन के लिए क्या होगा? अब जो सिलाई करने वाले तो उनको रोजगार मिलेगा, और जो कच्चा मटेरियल, जो कच्चा पदार्थ बनाते हैं उनको रोजगार मिलेगा। और दिवाली में क्या होता है? लोग मिठाई भी खरीदते हैं, तो मिठाई का मांग बढ़ेगा। मिठाई का हो गया, कपड़े का हो गया, उसके बाद पेंट जो होते हैं, कलर कराते हैं, उसका मांग बढ़ेगा। तो देखेंगे दिवाली में अलग अलग
क्षेत्र से लोग अलग अलग चीज खरीदते हैं। तो बताइए, जब अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग चीज खरीदेंगे तो अलग अलग लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब रोजगार मिलता है तो क्या होता है, लोगों के पास इनकम आता है। इसी को कहते हैं जीडीपी में वृद्धि, ग्रोथ रेट कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए किसी कारणवश जो होता है लोगों के पास पैसा नहीं है, तो दिवाली के समय जो होता है लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो उसको कहा जाता है जीडीपी में कमी हो गई। दोनों चीज हो गया। अगर दिवाली के पहले क्या होता है, मान लीजिए 15 तारीख को दिवाली है, 15 अक्टूबर को दिवाली है, तो आप जानेंगे दिवाली के 10 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर से लोग क्या होता है खरीदना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जीडीपी में वृद्धि हो रही है। आप 5 तारीख के पहले क्या होगा, लोग खरीदना नहीं करेंगे, तो क्या स्लो डाउन है। तो ये होता है जीडीपी में वृद्धि। तो आप देखेंगे जीडीपी की परिभाषा क्या है, इसको समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है, किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर अंदर किसी देश के सीमा के अंदर, किसी देश के सीमा के अंदर अंदर एक वर्ष में उत्पादित उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये हो गया परिभाषा। अब अंतिम मूल्य क्या होता है, देखिए अगर गेहूं है, गेहूं से क्या बनेगा, आटा, आटा से क्या बनेगा, ब्रेड। तो किसका मूल्य, ब्रेड का मूल्य, गेहूं का नहीं। अब बताइए, मान लीजिए आप होता है पेड़, पेड़ का अर्थ क्या बनता है, लुगदी, लुगदी, और लुगदी से क्या बनेगा, पेपर। तो किसका अंतिम मूल्य, पेपर का। अब आप देख लीजिए आलू, आलू, आलू क्या जाता है, कंपनी में जाता है, कंपनी का चिप्स है, किसका अंतिम मूल्य, चिप्स का अंतिम मूल्य होता है। तो आप लोग उम्मीद है कि जीडीपी समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आपको दो तीन चीज आप कमेंट करके बताएंगे कि इन तीन ऐसे मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर समझना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। एक वर्ड होता है WTO, इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है IMF, एक होता है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। तीन बिंदु है। अब आप लोग तीनों में अंतर बताएंगे, क्या काम करता है, WTO का क्या काम होता है, IMF का क्या काम होता है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम होता है। इन तीनों में आप लोग कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, आज यहीं पे क्लास को रोकते हैं।